Good morning, students. 10th D students, please switch on your camera and mic. Please switch on your mic. Thank you, Betty. Thank you. Because it is must for mutual interaction. Everybody will be attentive and write down the heading. Today we are going to throw the light on the topic of refraction. Please write down. Hurry up. Please write up. Well, dear students, first of all, we will talk about the terminology. Everybody, please write down terminology. This word terminology is obtained from the word term. इसमें हम क्या सीखते हैं बेटे? इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सिंबल्स हैं उनका क्या मीनिंग है, उनका क्या यूनिट्स है, ताकि वो हमें चैप्टर के बीच में रुक के याद ना करने पड़े, हमारा आर्टिकल को समझने में स्मूथनेस आ सके, यानी रट्टे वाला पार्ट। शाबाश सभी बच्चे, लिखते लिखते इनको याद भी करेंगे। कौन से हैं बेटे ये चीजें? एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव। बहुत सारे टर्म्स हैं, बी अटेंटिव। वी विल डिस्कस जी, विच इज एंगल ऑफ ग्लास। वी विल डिस्कस डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। We will discuss about angle I and angle R. ये आपको पता ही है। Angles of incidence, but second angle को आपने क्या बोलना है? And angle of refraction, angle of refraction। एक टर्म बेटे हम इसमें ये पढ़ेंगे, दिस वन, ऐसे लिखते हैं इसको म्यू, और इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस सिंबल को स्मॉल एन से भी लिखते हैं, राइट? एक बात याद रखनी है, सपोज एट सम मोमेंट इट इज रिटन लाइक दिस, ऐसा लिखा है, और इट इज रिटन लाइक दिस, दैट मीन्स from medium 1 light is entering into, from medium 1 light is entering into, and it will be called as refractive index of medium 2, of medium 2 with respect to medium 1, medium 1। सभी टर्मिनोलॉजी बच्चे जो नहीं लिखेंगे बेटे वो पछताएंगे, क्योंकि उनको स्टेटमेंट ही नहीं समझ आएगा क्वेश्चन। ओके, फिर बेटे हम इसके साथ एक इस चीज से इंटरलिंक करेंगे। इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। और एक चीज देखो, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, योर अटेंशन, यहां हम लिखते हैं वाटर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये जो टर्म होती है ना बेटे, हमेशा यूनिटलेस होती है, यूनिटलेस। और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 4/3। सभी बच्चों को अभी याद हो जानी चाहिए। देयर इज अनदर टर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कांच का, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। एवरीबॉडी विल रिमेंबर 3/2, 3/2।
एक आपको याद रखना बेटा, ये सी velocity of light in vacuum or in air, in vacuum or air, and you all will remember its value, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट बच्चे? एक टर्म इसमें हम ये देखेंगे, इसको ग्रीक लेटर में लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा। वेव लेंथ बोलते हैं, वेव लेंथ। इसका यूनिट होएगा मीटर, इन मीटर। एक इसमें जो हमारे पास टर्म्स आएंगी टर्मिनोलॉजी में, कौन कौन से वर्ड आएंगे? ग्रीजिंग, और क्या आएगा बेटे? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल सिर्फ डेंसर मीडियम में होता है। अगर सर्कल में डी लिखा हो तो इसका मतलब है डेंसर मीडियम, सर्कल में आर लिखा हो तो इसका मीनिंग है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट कंपैरेटिवली स्लो जाए। और बेटे ऐसे लिख के ऐसे लिखा हो, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम। ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग एज। एक आपको पता होना चाहिए लेटरल शिफ्ट। ये सारी टर्म्स हमारी इसमें आने वाली है। एक मिराज इफेक्ट, लूमिंग, एक एक एब्रीविएशन बड़ी पॉपुलर है TIR। इसका फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। तो ये टर्मिनोलॉजी थी रिलेटेड टू बेटे रिफ्रैक्शन। शाबाश, सभी बच्चों को इसको गो थ्रू होना चाहिए। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? तो इसको इसको हम सेट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। और दूसरा हम क्या करते हैं, मैं फॉन्ट मोटा कर देता हूँ ताकि अगर थोड़ा ब्लर्ड भी हो तो भी आपको समझ आए। ठीक है। एक तो हम अपनी तरफ से सेटिंग करते हैं और ज्यादा फोकसिंग करते हैं और सिग्नल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और दूसरा मैं इसका फॉन्ट मोटा कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले मेरे बच्चों को ये पता होना चाहिए ऑप्टिकल मीडियम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम कितनी तरह के होंगे, टाइप्स। बेटे अभी क्लियर है आपको? थोड़ा बेटर दिखता है पहले से? यस। ओके। एक मीडियम को हम लिखते हैं आर से, एक को सर्कल में लिखते हैं डी से। आर दोनों, पहली बात तो दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। बच्चा कहेगा सर मतलब जैसे कांच, तो मैं कहूंगा बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, आइस हो सकती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी आता है बेटे, ग्लिसरीन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, एक्रिलिक हो सकता है, बड़े सारे मीडियम।
अब दो मीडियम है मेरे पास, दोनों को आपस में कंपैरेटिवली कैसे स्टडी करते हैं। बहुत से बच्चे गलती कर लेते हैं, वो सोचते हैं रेयरर मीडियम वो होता है जिसका डेंसिटी कम हो, और आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन इस फार्मूले का ऑप्टिक्स के चैप्टर्स कोई लेना देना नहीं होता ऑप्टिक्स। ये तो अगर हमने मैकेनिक्स के चैप्टर में स्टडी करना होता, अगर मैंने देखना होता लोहे की डेंसिटी ज्यादा है या एल्यूमिनियम की डेंसिटी ज्यादा है, तब ये फार्मूला लगता है। तो लोहा नेचुरली में डेंस बोलता है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। पर जब हम ऑप्टिकल मीडियम लाइट वगैरह से डिस्कस करते हैं तो इस फार्मूले का फायदा नहीं लेते। तब हम देखते हैं लाइट की वेलोसिटी को बेस मानते हैं, लाइट वेलोसिटी। और डेंसर मीडियम वो होगा बच्चे जिसमें लाइट की वेलोसिटी तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरेटिवली कम होगी। देखो डेंस जो लाइट इतना गाड़ी है कि लाइट को निकलने में मुश्किल आ रही है, गॉट इट। तो आप कहोगे डेंसर मीडियम वो होगा जिसमें लाइट वेलोसिटी इसमें से कंपैरेटिवली लेस होएगी, लेस कंपैरेटिवली। और इसके मुकाबले में जो दूसरा मीडियम है उसमें लाइट का वेलोसिटी रेयरर मीडियम में मोर होगी बच्चे। बस यही डेफिनेशन, रेयरर और मोर। और एक बात बताना चाहूंगा, जब मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर एग्जांपल से बताऊं, तो पानी के अंदर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू ग्लास। तो बच्चा मेरे से बोलेगा सर मान लो आपके पास हम यहाँ पर दो मीडियम दे दें, नीचे ग्लास हो और ऊपर पानी हो, तो आप कैसे चेक करोगे। मैं कहूंगा बेटे मैं यहाँ से टॉर्च ऑन करके, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मैं देखूंगा पानी में से लाइट फास्ट जा रही है या ग्लास में से। तो मैं नोट करता हूं कि पानी में से लाइट कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड से गुजर पाती है, तो पानी को बोलूंगा रेयर मीडियम और ग्लास को बोलूंगा डेंसर। तो सर उल्टा लग गया एरो बेटे, दोबारा बताना चाहिए। ये एरो हमारा उल्टा लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को क्या कहना चाहिए कि सर जो आपका वाटर है और ग्लास है, क्योंकि वाटर में आपकी वेलोसिटी तेज जा रही है तो ये आपका रेयरर है, और कांच में वेलोसिटी कम होगी, कांच में कम पानी में ज्यादा। तो ये जो पेज है इसको भूलना नहीं है बेटे आप, वरना आपके आने वाले आर्टिकल सारे कमजोर हो गए। और ये जो फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसका कोई लेना देना नहीं है रेयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से या ऑप्टिकली डेंसर। मैं ना इसे डेंसर ऑप्टिक्स के चैप्टर में डेंसर बोलूं तो पूरा मीनिंग ये है ऑप्टिकली डेंसर। ओके, प्रॉपर मीनिंग क्या है, ऑप्टिकली डेंसर, लाइट की वेलोसिटी की दृष्टि से। और एक बात और याद रखनी है, लाइट जो है हमारी वो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम जो होती है दैट इज पॉसिबल इन वैक्यूम ओनली। वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोलते हैं, फ्री स्पेस, जहां पर हवा भी ना हो। और इसकी वैल्यू आपको सी से लिखनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर। अगर हम लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में ना लेकर दूसरे मीडियम में लेते हैं, वैक्यूम की वेलोसिटी लाइट में ना लेकर दूसरे मीडियम में, तब उसको हम वी से लिखते हैं, 20। नोट डाउन।
ऑन हो गया on। ये बेटे 10th F के बच्चे स्टिल हो गए हैं बिल्कुल। 10th E के भी कुछ नहीं दिख रहे, फोटो दिख रही है जी। 10th D भी स्टिल हो गया। यस यस यस। नाउ 10th C के बच्चे अभी भी स्टिल है, बाकी रिकनेक्ट हो चुके हैं हमारे। तो ये याद रखनी है वैल्यू बेटे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कोई भी बच्चा इस वैल्यू को भूलेगा नहीं। और जो अक्लमंद बच्चा होएगा उसने तो ये याद भी कर लिया होगा। शाबाश। अब हम पढ़ते हैं ये रिफ्रैक्शन क्या है। देखो रिफ्रैक्शन, ध्यान से देखना बेटा। मैंने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लगाई, राइट। इस स्ट्रेट लाइन में इधर मैं रेयरर मीडियम रखता हूं। बच्चा बोलेगा सर रेयरर मतलब जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम है ना, जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है वो रेयरर। ओके, इसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा। और एक यहां रखा मैंने डेंसर में, जिसमें लाइट की वेलोसिटी तुलनात्मक दृष्टि से कम। तो बच्चा बोलेगा सर जैसे ऊपर पानी नीचे कांच, एग्जांपल ले सकते हैं। यस, अगर आप चाहो इन द बैक ऑफ माइंड यू कैन टेक दिस एग्जांपल। ये जो बीच वाली स्ट्रेट लाइन लगाई है व्हाइट टीचर ने, ये दोनों मीडियम को अलग अलग करती है कोई क्लास में एक भी बच्चा जो इस सेपरेटिंग लेयर का नाम बता सके? द स्ट्रेट लाइन विच इज सेपरेटिंग रेयरर मीडियम फ्रॉम द डेंसर, एनीबॉडी? नहीं बता रहे। इसी का नाम होता है बच्चे रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज। एक बात और, अगर लाइट रेयरर से डेंसर में आए, ध्यान से सुन लेना आप, रेयरर से डेंसर में, तब जिस मीडियम में बाद में एंटर करी डेंसर, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग मीडियम। अगर मैं लाइट कांच से पानी में फेंकू तो पानी होएगा फिर रिफ्रैक्टिंग मीडियम। जिसमें लाइट बाद में एंटर करे उसको रिफ्रैक्टिंग मीडियम बोलते हैं। ओके, तो हम दोनों केसेस हमें पढ़ने पड़ेंगे साइंस में। सबसे पहले हम यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमैटिक लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अच्छा एक्सपेरिमेंट हो और डाटा अच्छा निकले, कैलकुलेशन सही हो, तो आपका सोर्स ऑफ लाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें सिंगल कलर की लाइट निकले। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमैटिक मीन्स कलर। वैसे जब भी हम ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उनको रेड कलर की लाइट से किया जाए तो मैं तो बिल्कुल सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट। अब यहां से मैंने लाइट थ्रो करी, ये गया हमारा स्ट्रेट लाइन में बेटे इंसिडेंट रे। स्ट्रेट लाइन में मैंने इसको बोल दिया इंसिडेंट रे। और लाइट की ये प्रॉपर्टी कि इट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, जूनियर क्लासेस में आप पढ़ के आए हो। लाइट प्रॉपर्टी इन दैट इट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, light's property that its ray of light moves in the straight line। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है? एनीबॉडी? व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? बोले नहीं ना बेटे, 4 सेक्शन है मेरे पास। चारों में से एक भी बच्चा माइक पर आए और बोले इस प्रॉपर्टी का नाम क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। बहुत अच्छे। तो एक बच्चे ने बताया सर आप उस प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोल सकते हो। बहुत अच्छे। एक्चुअली मेरा पर्पस था कि मैं आपकी जूनियर क्लास की नॉलेज चेक कर सकूं। और जब ये लाइट बेटे यहाँ थ्रो होती हैं, इसने एक एंगल यहां बनाया रिफ्रैक्टिंग एज के साथ। व्हाट इज दिस एंगल? एनीबॉडी? रिफ्रैक्टिंग एज के साथ बनाया हुआ एंगल एंगल ऑफ ग्लास। और जिस लाइट जगह पर लाइट गिरे बेटे
उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रा करा, वर्टिकल लाइन, जो कि रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल। और जिस कलर को टीचर व्हाइट कलर से शो कर रहा है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम में आते ही अपनी स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी को कायम तो रखती है, पर ओरिजिनल डायरेक्शन में कायम नहीं रख पाती, डायरेक्शन चेंज कर देती है, रहती स्ट्रेट लाइन में ही है। तो बच्चा बोलेगा सर आपका मतलब है कि अगर आप इस ग्रीन लाइन को डॉटेड एक्सटेंड करो और कोई नॉन साइंस पर्सन यहां पर खड़ा हो, तो जो यहां सोच रहा है लाइट यहां आएगी, तो क्या उसकी आंखों में नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। लाइट जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, यानी डॉटेड पाथ को छोड़कर वो इधर को झुकाव हो जाएगा उसका नॉर्मल की तरफ। मान लो वो लाइट ऐसे चले, रहेगी स्ट्रेट लाइन में, तो इस रे ऑफ लाइट को जो हमने स्ट्रेट लाइन निकाली, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। अब जाना चाहिए था ये डॉटेड पाथ की तरफ, चला गया इधर को, तो इतने एंगल से मुड़ गई रे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। और इस होल प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन प्रोसेस। व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, then it has been found that it changes the direction of its straight line path. It gets bends towards normal. And remember, रहेगा straight line path यहां भी और यहां। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का प्रॉपर्टी किल नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड डॉटेड डायरेक्शन से न्यू डायरेक्शन मिलेगी मैजेंटा कलर में, डॉटेड ग्रीन डायरेक्शन हट जाएगी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया और यही ऑब्जर्व किया गया। और जब इसका स्टडी किया गया कि कारण क्या हो सकता है भाई, इसका स्टडी करा गया इन द बैक ऑफ हैंड, ये सीधी क्यों नहीं निकल जाती। तो जब इसकी डिटेल्ड स्टडी करी गई हायर क्लासेस में, तो ये पाया गया दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग है। तो लाइट का वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज्यादा होता है और लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में कम होता है। तो ये जो था, ये सामने निकल के आया काज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक दूसरी बात भी निकल के आई कि लाइट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है जिस रास्ते में जाते हुए उसको कम से कम रुकावट का सामना करना पड़े। लाइट फॉलोज ऑलवेज दैट ट्रैक वेयर इट फेसेस लीस्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑन इट्स पाथ। तो अगर इधर को जाती है, देखो लंबा रास्ता जाता काफी, और इधर को ये जल्दी निकल जाती कांच में से। ओके। और एक बात बताना, जो मैं एंगल इस वक्त ब्राउन कलर से शो कर रहा हूं बेटे, जो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ। अब कौन बच्चा क्लास में मेरे को बताएगा, देखिए किसका ब्रेन काम करता है, कि जिस एंगल को टीचर रेड कलर से शेडेड कर रहे हैं वो किसके बराबर है। रेड कलर वाला एंगल मैंने एक शेडेड कर दी, सोच के बताओ ये किसके बराबर। बोलो एनीबॉडी। नहीं बोल पा रहे हैं भाई, 10th के बच्चे भी नहीं बोल पा रहे। बेटे मैं सच बताऊं तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास में।
एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ बच्चे कैच कर गए सर, देखो दो लाइनें ऐसी हो ना तो आपको पता होना चाहिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं अगर लाइनें कटते हैं। तो आप गौर से देखो, आपका रेड कलर इंसिडेंस एंगल व्हाइट वाले के साथ वर्टिकली अपोजिट है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो लेकिन इस रेड कलर के एंगल को निकालने के लिए मेरे को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और डेल्टा एंगल ऐड करने पड़ेंगे। देखो, ब्राउन एंगल और व्हाइट एंगल को ऐड करूंगा तभी तो रेड एंगल बनेगा, और ये वर्टिकली अपोजिट आई के बराबर होगा। तो याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन ये तभी ट्रू है अगर लाइट हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ थ्रो करेगी, रेयरर से डेंस। ओके, मैं बताना चाहता हूं बच्चे, अगर मैंने ये लाइट उल्टी फेंक दी होती डेंसर से रेयरर कांच से पानी में, तो ये प्लस का निशान माइनस में तब्दील हो जाए, ये प्लस का माइनस में तब्दील हो जाता है फिर। अच्छा, अब ये जो रिफ्रैक्शन होगी ना, अगर कोई बच्चा बोले सर ये रिफ्रैक्शन ज्यादा हुई या कम हुई, उसको कैसे बताना है? तो उसके दो तीन तरीके हैं। पहली बात, नॉर्मल पर्सन को सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा बेटे, रिफ्रैक्शन इन दोनों मीडियम्स का ज्वाइंट प्रॉपर्टी। बच्चा बोलेगा डू यू मीन कि पानी और कांच के लिए अलग होएगी, लेकिन वो ऊपर से पानी हटा के ग्लिसरीन लगा दूं, ग्लिसरीन और कांच के लिए अलग होएगी? यस, ये एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। जब तक दोनों मीडियम्स का पेयर सेम रहेगा तब तक रिफ्रैक्शन का लेवल सेम रहेगा। दोनों में से एक भी मीडियम चेंज कर दिया, रिफ्रैक्शन का लेवल चेंज हो। एक बात याद रखनी है, अब जो मैं बोलने लगा हूं ध्यान से सुनो। जितना आपका डेल्टा ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन, उतना ही आप बोलोगे रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी। मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन से जितना रे ऑफ लाइट ज्यादा भटकेगी, एक नई डायरेक्शन लेगी, उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा कहेंगे। और आगे जाकर एक मैं टर्म पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा देखा गया जितना डेल्टा ज्यादा होता है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। ओके, डेल्टा ज्यादा तो रिफ्रैक्शन ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा पाया जाता है अगर डेल्टा ज्यादा हो। इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी। क्या बोला टीचर ने? म्यू के बारे में क्या बोला था? इंडेक्स। एक वर्ड याद बेटे, एक बात याद रखनी है, साइंस में जब भी दो खास वर्ड आ जाए, स्टिल होगी क्लास बेटे। एम आई ऑडिबल? कोई बच्चा ध्यान से बताए यस और नो बोल के। एम आई ऑडिबल? यस, ओके बेटे। साइंस में दो वर्ड याद रखने हैं, एक इंडेक्स, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की कॉपियों के बिल्कुल फ्रंट टू पेजेस देखो क्या होते हैं। इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स बनाना है, माँ मैडम नंबर काट लेंगे, ये वो वगैरह वगैरह, साइन भी करते हैं मैम वहां पर, कौन सा एक्सपेरिमेंट किस दिन किया, कौन सी डेट को करा, कितने पेज नंबर पर। तो इंडेक्स का मतलब होता है कौन सा एक्सपेरिमेंट किस पेज नंबर पर स्टैंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस का लेवल कहां पर स्टैंड करता है। जितना म्यू ज्यादा होगा उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा। ओके, अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो समझ आ गया, डेल्टा ज्यादा हो तो भी रिफ्लेक्शन ज्यादा कह सकते हैं, म्यू ज्यादा तो भी। पर इसको निकालना कैसे है, फिगर में कैसे निकालना है? तब उसके दो मेथड है। पहला मेथड है ये, ध्यान से सुनना आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हमारी लाइट इधर गई थी सर, डेंसर में, डेंसर में गई है, कहां से? रेयर में से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर बोला जाएगा विद रेस्पेक्ट टू रेयर।
और इसको आप एन से भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। लेकिन इसको निकालना कैसे है? पहली बात तो टीचर ये आपको बताने लगा कि ये यूनिट लेस है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। दूसरी बात, इसको लिखना कैसे है? देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, तो बाय डेफिनेशन जो साइंटिस्टों ने दी, जो बुक्स से पढ़ के मैं आपको समझाने लगा हूं, वो कहते हैं लाइट जिस मीडियम से आई वहां पर आप लाइट की वेलोसिटी देख लो। हमने कहा जी ये लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। कहते हैं बाद में लाइट जिस मीडियम में गई वहां पर लाइट की वेलोसिटी से इसको डिवाइड कर दो। हमने कहा ये लो सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। कहते ये जो रेशियो होगी इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं बाय डेफिनेशन, पहला मेथड। अब बच्चा कहेगा सर मेरे को एक पॉइंट और भी समझ आ गया, देखो ऊपर वेलोसिटी है ना, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, नीचे भी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, दोनों को कट करेंगे, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट कर गया, इसीलिए आप बार बार कह रहे हो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है। बहुत अच्छे, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा पॉइंट कैच करा। दूसरा बच्चा कहता है सर मैंने भी एक पॉइंट नोट कर लिया अलग से, अगर भाई आप भी बता दो। वो कह रहा था आप देखो एक चीज, आपने इधर क्या बोला था, रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा, डेंसर में कम। इसका मतलब आप लार्जर चीज को स्मॉलर से डिवाइड कर रहे हो। जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर निकालोगे, तो लार्जर को जब स्मॉलर से डिवाइड करोगे तब तो पक्की बात है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। आंसर इज यस, बिल्कुल। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में डेंसर में एंटर करे लाइट तब। अगर उल्टा होता, ऑफ रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, कांच से पानी में भरूं तो भेजू लाइट को तो लेस देन 1 हो जाएगा, फिर अगर नीचे से ऊपर को भेजता हूं। गॉट इट? अगली बात बच्चे, टीचर ने आपको बोला था इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के 2-3 मेथड होते हैं, और मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं कि इस एन की वैल्यू कैसे निकालनी। इसका दूसरा मेथड निकालने के लिए हमें एक साइंटिस्ट ने मदद करी थी, उसका नाम था स्नेल। स्नेल, स्नेल था बेटे उसका नाम। वो कहता है आप अगर मेरे फार्मूले से निकालोगे ना इसको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, तो भी सेम आंसर आएगा। हमने कहा जी आपका अपना फार्मूला बताओ। तो फार्मूला टोल्ड बाय स्नेल वाज दिस। ध्यान से देख लेना अभी सभी बच्चे, थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं। ये लो, मैंने यहाँ बना ली स्पेस। अब मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, डिवीजन होगी दो चीजों की। हमने कहा कौन सी? कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयरर मीडियम टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम। ये जो चीज उसने बताई हमें, देखो मैंने एंगल के कलर भी वही रखे हैं जानबूझकर, व्हाइट को व्हाइट से लिखा और ब्राउन वाले को ब्राउन से, फिगर से मैच करवा दिया। ये जो उसने बता दिया ना फार्मूला, इससे भी ये आंसर सेम निकलेगा। लेकिन ये फार्मूला का डेरिवेशन होता है प्रॉपर कि ये रिजल्ट आया कहां से, बट नॉट इन 10th क्लास। इसको हम फिर +2 में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में मैं नहीं कराऊंगा इसको। हाँ यहाँ देखो, ये डेफिनेशन से है, ये फॉर्मूले से, तो दोनों में से पहले कौन सा बना होगा? डेफिनेशन पहले बनता है। ये मोर बेसिक है, ये बाद में साइंटिस्ट ने हमारी मदद कर दी। इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
Snell's law of reflection. अब सारे बोर्ड को एक बार ध्यान से देखो, और मैं बाद में अपने बच्चों से पूछूंगा, बेटे आपको क्या इतनी बात समझ आई? अगर समझ आई तो आप राइट हैंड खड़ा करोगे, नहीं समझ आई तो लेफ्ट हैंड खड़ा करोगे, और टीचर को इंडिकेशन दो, ओवरव्यू करो। इतना कुछ सर ने लिख दिया, क्या वाकई मेरे को सारा समझ आ गया? ओके, अब सोच के जवाब देना है। नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। इफ एवरीथिंग इज राइट for you from understanding point of view, then raise the right hand. Right for right, सभी सब कुछ मेरे लिए सही है। आपने अपने साथी बच्चे को नहीं देखना, इंडिविजुअल जवाब देना है, एकदम से बिल्कुल साथी बच्चे को नहीं देखना बच्चे। शाबाश। इफ यू हैव अंडरस्टूड सो फार, प्लीज रेज योर अप्रोप्रिएट हैंड, राइट हैंड। शाबाश। इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज रेज राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। और नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। और जो दोनों हाथ नहीं खड़ा कर सकते वो क्लास से बाहर चले जाएं। जल्दी करो, हरी अप। आइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, एक हैंड खड़ा करना है। एक 10th एफ का कैमरा मेरा ख्याल रिवर्स है, सारी क्लास का ही मेरे को लेफ्ट दिख रहा है, इसका मतलब है 10th एफ में एक बच्चे ने लेफ्ट खड़ा करा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ बेटे एक बच्चे, हाँ बेटे आप बताओ आपको क्या नहीं समझ आया गर्ल्स में? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ बैठ। एक बच्चे ने बोला सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता लगा। लिखो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? Refractive index of denser medium with respect to rarer is defined as ratio of velocity of light in rarer medium to velocity of light in denser medium. फिर से सुनो, लाइट जहां से आई थी वहां पर कितनी वेलोसिटी थी, और जिस मीडियम में एंटर करी वहां पर कितनी वेलोसिटी होगी, दोनों में जो रेशियो होगी उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन। और बताओ, और ये हमें मदद क्या करता है? जितनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना डेल्टा भी ज्यादा होगा। दूसरे शब्दों में, जितना एन ज्यादा होगा डेल्टा ज्यादा होगा, हम कहते हैं रिफ्रैक्शन की प्रोसेस का लेवल ज्यादा हो गया। अब क्लियर है बेटे? सेम स्टूडेंट? यस सर। और कोई बच्चा? शाबाश। देखो ऐसे में उसका लेफ्ट हैंड खड़ा था बच्चे का, तो मैंने उससे पूछ लिया। शाबाश। वंस अगेन आपको बताना पड़ेगा बिना शर्म करे, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। समझ आ गया तो राइट हैंड। टीचर को एक फैसला देना प्लीज। यस, इफ यू हैव अंडरस्टूड सो फार प्लीज रेज योर राइट हैंड। राइट 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 है, राइट है। हाँ, अब बड़ी बात, बहुत अच्छी। एक भी बच्चे का किसी भी सेक्शन में लेफ्ट हैंड नहीं कर। 3 बच्चे फिर भी सुस्त थे जिन्होंने कोई भी हाथ नहीं खड़ा करा, ये दिस इज बैड। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने इरेज कर दिया। देखो इरेज करने के बाद भी जिस बच्चे को फोटो दिखता रहता है ना ब्रेन में, हाँ यहाँ ये बताया था, यहाँ ये बताया था, उस बच्चे ने लेक्चर अच्छे से सुना। देखिए आपको चेक करें एकदम से, बताओ मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से कलर से शो किया? देखिए मेमोरी, ब्राउन। ब्राउन कलर से। ये क्या कौन सी क्लास में दिया? 10th एफ ने जवाब दिया। गुड जॉब, गुड जॉब। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी क्वांटिटी मैंने ऐसी बताई थी जो यूनिटलेस थी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 10th डी जीत गया, 10th डी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक एक क्वेश्चन में 10th एफ जीता, एक में 10th डी। अब मैं एक चीज और लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। शाबाश। कहां पर मैंने ये बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है? क्या रिलेशन निकाला था उससे? हरी अब। ओहो, लिंक ही टूट गया शायद।
शाबाश बच्चे। एक कोई बच्चा मेरे को बताओ, लास्ट क्वेश्चन, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना है बस में। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। लगभग 100 बच्चों में मुकाबला है। कौन से कलर को मैंने, कौन से एंगल को मैंने रेड कलर से मेंशन किया था? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नो नो, रेड कलर से, बेटे आपको कहना चाहिए सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, दोनों के टोटल। ये बच्चे ने बता दिया था वैसे 10th डी में, फर्स्ट लाइन में, फोर्थ बेंच पे एक बच्चा बैठा स्पेक्स वाला, गर्ल्स में, है ना, इसने मेरे को बता दिया था वैसे। बैठ जाए, फिर से देख लेते हैं एक बार ये। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं बेटे, दूसरा देखते हैं। शाबाश। अब हम रिवर्स लेंगे, रेयरर टाइम भी ओवर। चलो एनी आओ, थोड़ा सा मैंने आज स्लो कराया क्योंकि ये आर्टिकल आपका करा नहीं हुआ था। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, प्लीज गिव द इंडिकेशन लाइक दिस, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू, अगली बार मिलते हैं बेटे।